करेंगे तो इससे ना बताइए एंड हो जाएगा, आ जाता है पिछले बार किया था। हो गया, स्टार्ट हो गया। हेलो स्टूडेंट, कल हमने संविधान के निर्माण से संबंधित संविधान सभा के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा सबसे पहले की गई, कांग्रेस की ओर से सबसे पहले किसने मांग की। फिर हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश सरकार ने इसको किस प्रस्ताव के तहत इस मांग को स्वीकार किया था, तो अगस्त प्रस्ताव के तहत स्वीकार किया था। फिर संविधान सभा के गठन की योजना किसमें बताई गई थी, तो कैबिनेट मिशन प्लान में बताई गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में मैंने पूरा बताया था। फिर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो राज्यों की जो विधानसभाएं थी उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था, और ये निर्वाचन हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। और अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन होता है उसकी जो पद्धति होती है वो होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको कहा जाता है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो इनडायरेक्ट निर्वाचित होते हैं सदस्य, उनके निर्वाचन की पद्धति यही है। इसको आयरलैंड से हमने लिया हुआ है, और इस पद्धति से आज जिनका निर्वाचन हो रहा है वो हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। इनका निर्वाचन अभी भी इसी पद्धति से किया जा रहा है, जिसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि जिनका निर्वाचन डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, उनके निर्वाचन की पद्धति ब्रिटेन की पद्धति है, इसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी जो सबसे आगे वही जीते, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं उसको विजयी घोषित किया जाता है। जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति होती है, इसमें वोट का नहीं, इसमें है बहुमत का। आधे से अधिक जिस उम्मीदवार को मत प्राप्त होते हैं उसको ही जो है विजयी घोषित किया जाता है। जबकि जो सबसे आगे वही जीते, उसमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, भले ही एक वोट उसको ज्यादा मिला हो अन्य लोगों से, तो उसे विजयी घोषित किया जाता है। तो ये है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल जब गठन हुआ नवंबर 1946, अगर डेट कहें तो 24 नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई अगस्त में चुनाव हुए। गठन के समय इसकी जो सदस्य संख्या थी वो थी 389। इसमें 296 जो है प्रांतों से चुने गए थे, और 93 रियासतों के जो प्रमुख थे उनके द्वारा मनोनीत किए गए थे। 93 मनोनीत थे, 296 जो है ये निर्वाचित किए गए थे, जो प्रांतीय विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य थे उन्होंने निर्वाचित किया था। उस समय 11 गवर्नरों के प्रांत थे और 4 कमिश्नरी प्रांत थे। टोटल प्रांतों की संख्या हो जाती है ऐसे 15, जिनसे 296 सदस्य निर्वाचित हुए। 93 मनोनीत किए गए थे। मनोनीत जो है ये किसने किए थे, तो रियासतों के प्रमुखों ने मनोनीत किया था। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि विधानसभा में चुना गया था। यानी 10 लाख, एक जो प्रतिनिधि था, एक जो विधानसभा का सदस्य था, वो 10 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट या उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, तो ये फिगर आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद सीटों का जो डिवाइडेशन था वो 3 वर्गों में बांट दिया गया था, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था, मुस्लिम, सिख और सामान। सामान का मतलब ये है कि मुस्लिम तथा सिख के अलावा जो वर्ग थे उनको सामान में रखा गया था। यानी 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पूरी जनता को यहाँ पर चुनाव कराए गए थे। तो इस तरीके से 3 फिगर आपको सदस्यों के ध्यान रखना है। 389 जो सदस्य थे वो गठन के समय थे। फिर नीचे आपको मैं ये बता रहा हूँ पुनर्गठन जो हुआ संविधान सभा का वो 31 अक्टूबर 1947 को हुआ, जब पाकिस्तान का
पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो उस समय जो है 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। और इस दौरान जो सदस्य संख्या थी वो थी 299, क्योंकि बाकी जो सदस्य थे वो पाकिस्तान की संविधान सभा के अंग बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। इसलिए भारत की जो संविधान सभा की सदस्य संख्या रही थी वो 299 रही थी। 389 टोटल थी, 299 पुनर्गठन के समय रही, यानी विभाजन के बाद हुई। जब संविधान पर हस्ताक्षर करने का समय आया तब सदस्य संख्या बची थी 284। संविधान पर हस्ताक्षर करने का जो समय है वो संविधान सभा की आखिरी बैठक है, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। इस दौरान संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और हस्ताक्षर करने वाले जो लोग थे, जो सदस्य थे, उनकी संख्या थी 384। यानी इनके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज आज भी भारत सरकार के पास मौजूद है। वो बहुमूल्य दस्तावेज सरकार के पास है। और ये जो हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य थे वो कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली थे, है ना, उनको हस्ताक्षर करने का अवसर मिल पाया। बहुत से लोग ऐसे सदस्य भी रहे जो हस्ताक्षर के समय उपलब्ध नहीं हो पाए, है ना। तो 284 सदस्य ही जो है सौभाग्यशाली माने जाते हैं। और 284 सदस्यों में 8 महिलाएं थी, जबकि टोटल महिलाओं की संख्या थी 15, 15 महिलाएं थी। ये एक बार क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में 3 नंबर में पूछा गया था कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो 15 महिलाएं जब संविधान सभा का गठन हुआ तब हुई, और 284 में से 8 महिलाएं ये उस समय थी जब हस्ताक्षर किए गए थे संविधान पर। 15 महिलाओं में पहली जो महिला मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला जो सदस्य थी संविधान सभा में, वो थी बेगम एजाज रसूल। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल, ये नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और जो महिलाएं थी, 15 तो खैर पूरे नाम याद रखना संभव नहीं है, लेकिन कुछ खास महिलाएं जो सदस्य थी उनके नाम आप याद रख सकते हैं। उसमें जैसे सुचेता कृपलानी, है ना, ये जो नाम मैं बता रहा हूं महिलाओं के, महिला सदस्यों के, वो कहीं ना कहीं उनका नाम मिलता है, कहीं ना कहीं उनके नाम से कोई रिकॉर्ड है ना, जैसे सुचेता कृपलानी है। तो सुचेता कृपलानी का जो नाम है वो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज है ना। यूपी में ये मुख्यमंत्री बनी थी, तो सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। फिर एक नाम है सरोजिनी नायडू, जो देश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, ये भी यूपी में रही हैं। और सरोजिनी नायडू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। सरोजिनी नायडू, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ये कुछ फैक्चुअल चीजें आपको ऐसे ध्यान रखना है। इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर भी इसमें सदस्य थी। राजकुमारी अमृत कौर का नाम पहली केंद्रीय महिला मंत्री के नाम से दर्ज है ना। राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री के रूप में जानी जाती है। फिर डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित इसमें सदस्य थी। उनका नाम संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में दर्ज है। 1953 में ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष रही, और ये पहली महिला अध्यक्ष वहां पर मानी जाती है 1953 की बात। तो ये कुछ नाम मैंने बताए हैं जिनके बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और रिकॉर्ड है इनके नाम से, और क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक, महिला सदस्य हो गई 15। 8 इनमें से महिला सदस्य थी जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ये बात 24 जनवरी 1950 की है ना। अब यहां से क्वेश्चन और आता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहां से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्वेश्चन पूछे जाने की पीछे वजह यह है कि उनका 2 बार चुनाव हुआ था उनके लिए।
क्योंकि पहली बार जो है वो बंगाल से सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के लिए, लेकिन वो जो बंगाल वाला हिस्सा था जहां से वो सदस्य थे, वो पाकिस्तान के अलग होने के बाद पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आ गया। इसको आज हम पूर्वी बंगाल को आज हम बांग्लादेश कहते हैं। पहले पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के अंतर्गत आता था, तो वहां से वो सदस्य चुने गए थे। तो वो जो हिस्सा था पाकिस्तान के अलग होने के बाद पाकिस्तान चला गया, इसीलिए जो है इनके लिए दोबारा चुनाव हुए और दोबारा जो है वो बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पूना से चुने गए थे। तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पूर्व में कहां से चुने गए और बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहां से चुने गए, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश से संविधान सभा में कौन कौन सदस्य चुने गए, यहां से भी क्वेश्चन आता है। पिछले बार राज्यपालों को क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश के जो स्टार्टिंग के 4 राज्यपाल हुए हैं, स्टार्टिंग के 3-4 राज्यपाल हैं, वो संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, तो उनके नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर, फ्रैंक एंथोनी, पंडित रविशंकर शुक्ल जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, सेठ गोविंद दास, विष्णु हरि कामत, ये जो है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश तो उस समय था नहीं, हालांकि सेंट्रल प्रोविंस वाला जो एरिया था वो वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो सेंट्रल प्रोविंस से जो है ये संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व ये लोग उस समय कर रहे थे। एक विडंबना यह है कि उस समय जो है संविधान सभा में 2 बड़े नेता नहीं थे, सम्मिलित नहीं थे, सदस्य नहीं थे, चुनाव नहीं लड़ा था। वो थे मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, जो दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना रही कि ये दोनों बड़े नेता संविधान सभा के अंग नहीं रहे, संविधान सभा के सदस्य नहीं हुए, क्योंकि ये संविधान सभा के लिए चुनाव नहीं लड़े। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं, जहां से लगातार क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा की बैठकों की। संविधान सभा की समय समय पर जो बैठकें हुई हैं, उनमें पहली बैठक सबसे ऐतिहासिक मानी जाती है। उसकी डेट आपको ध्यान रखना है, उसके अध्यक्ष कौन हुए, उपाध्यक्ष कौन हुए, ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई है उसका समय है 9 दिसंबर 1946। ये पहली ऐतिहासिक बैठक है। ये संसद के सेंट्रल हॉल में हुई थी, है ना। संसद जो है अभी तो खैर नई संसद बन गई है, संसद का नया भवन बन गया है। जो पुरानी संसद थी उसमें लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष अलग अलग थे, और एक सेंट्रल भवन था, जिस सेंट्रल हॉल था, जहां पर दोनों सदनों की एक साथ बैठकें होती थी, संयुक्त अधिवेशन होते थे। तो वहां पर जो है पहली ऐतिहासिक बैठक संविधान सभा की हुई थी। उसका समय है 9 दिसंबर 1946। इसमें अस्थायी सभापति और अस्थायी उपसभापति चुने गए थे, और ये मनोनीत हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पहली बैठक में मनोनीत सभापति और उपसभापति थे, दोनों अस्थायी थे, है ना। तो अस्थायी जो सभापति बनाए गए थे, मनोनीत किए गए थे, वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। इनको ही क्यों सभापति मनोनीत किया गया था, तो यहाँ पर वरिष्ठता की बात आती है। वरिष्ठ सदस्य को सभापति के रूप में पहली बैठक में मनोनीत किया गया था। तो ये परंपरा यहां से डाली गई, और इसी परंपरा का आज हम निर्वाह कर रहे हैं। किस रूप में कर रहे हैं? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में। लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, विधानसभा में भी यही होता है, लोकसभा विधानसभा की जो पहली बैठक होती है उसमें सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये जो परंपरा यहाँ पर डली, पहली बैठक में वरिष्ठ सदस्य को सभापति मनोनीत करने की जो परंपरा है, ये आज भी हम उसका निर्वाह कर रहे हैं। और इस परंपरा को हमने कहां से लिया है? तो हमने इसको फ्रांस से लिया है। फ्रांस में इस तरह की व्यवस्था चल रही है, जिसमें वरिष्ठ सदस्य को अभी स्पीकर या अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अभी हमारे प्रोटेम स्पीकर में होता है ना। तो ये इस तरीके से है। इसके बाद फिर
इसके उपसभापति मनोनीत किए गए थे, ये भी अस्थायी थे, और ये थे फ्रैंक एंथोनी। ये क्वेश्चन बिफोर लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया, एमपीपीएससी प्री 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन जो है ऐसा था जिस ज्यादातर बच्चे जैसे टीएमएच लक्ष्मीकांत के पुस्तक पढ़ते हैं उसमें भी नहीं दिया हुआ, तो ज्यादातर लोगों का गलत था। आयोग ने पहले इसका दूसरा आंसर दिया था, बाद में फिर आंसर उसने चेंज किया, लेकिन मैंने जब आंसर की निकाली थी तो मैंने स्टार्टिंग से ही फ्रैंक एंथोनी आंसर दिया था और आयोग ने भी फिर वही आंसर माना था, है ना। फ्रैंक एंथोनी जो है ये एंग्लो इंडियन थे, जबलपुर के रहने वाले थे, और ऐसा कहा जाता है कि इनके प्रयासों से ही एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था संविधान में की गई थी, उसका प्रावधान किया गया था। हालांकि 104 अमेंडमेंट के तहत इस पर जो है अभी रोक लगा दी गई है। 104 अमेंडमेंट जो हुआ है उसके तहत लोकसभा तथा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को जो है 10 वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया है, ये जो है व्यवस्था की गई है। तो इससे रिलेट करके जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रैंक एंथोनी का पूछा गया था, ठीक है। तो पहले मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे, और पहले मनोनीत सभापति अस्थायी सभापति अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। तो ये क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली जो बैठक है 11 दिसंबर 1946 को हुई है। इसमें स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष चुन लिए गए, ये निर्वाचित हुए हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि दूसरी बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी हुए हैं वो निर्वाचित हुए, पहली बैठक में मनोनीत हुए हैं, यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं की अध्यक्षता में ही संविधान सभा की बैठकें हुई और संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। इसके बाद 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी के नाम से 2 हुए, एक वीटी कृष्णमाचारी और एक टीटी कृष्णमाचारी, जो प्रारूप समिति के सदस्य रहे। तो ये दोनों जो अध्यक्ष थे एससी मुखर्जी वीटी कृष्णमाचारी, ये दोनों ही निर्वाचित हुए। फ्रैंक एंथोनी जो उपसभापति थे वो मनोनीत हुए, है ना, दोनों में फर्क आपको समझना। और ये स्थायी थे अध्यक्ष उपाध्यक्ष। इसी समय HVR अयंगर सचिव बनाए गए थे इसी बैठक में। फिर VN राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, संविधान सभा द्वारा संविधान सलाहकार बनाया गया था VN राव, वेनेगल राव। VN राव का जो नाम है एक जगह और आता है, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां पर इसको जो है इनको सदस्य बनाया गया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य बनने वाले, न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय VN राव कहे जाते हैं। 1950 के आसपास ऐसा हुआ था, यानी यहाँ के बाद 1946 में संवैधानिक सलाहकार बने और फिर आगे 1950 के आसपास VN राव अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य बनाए गए थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है, वहां पर जो है ये सदस्य बनाए गए थे। अभी तक 4 भारतीय जो है वहां पर सदस्य रह चुके हैं, उसमें एक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। VN राव, डॉक्टर नगेन सिंह, RS पाठक और दलवीर सिंह भंडारी, इसमें इनका नाम लिखा हुआ है। ऐसे 4 लोग जो वहां पर सदस्य रह चुके हैं। इनमें डॉक्टर नगेन सिंह जो थे वो एकमात्र भारतीय हैं जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे, मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य तीनों रहे, एकमात्र भारतीय डॉक्टर नगेन सिंह। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ये बात है 1973 की। तो 4 टोटल भारतीय वहां पर रह चुके हैं, VN राव, डॉक्टर नगेन सिंह, RS पाठक और दलवीर सिंह भंडारी, जो अभी भी वहां पर न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे हैं, है ना। तो ये है दूसरी बैठक। तीसरी बैठक इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद है। 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी, इसको जो है पिछले बार जो एग्जाम आया था इसमें 5वीं बैठक आयोग ने माना है। तो ध्यान रखने की बात है ये, उसमें क्वेश्चन आया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की किस बैठक में प्रस्तुत किया, ये क्वेश्चन पिछले बार था, तो उसने उसको 5वीं बैठक माना है। हालांकि इस तरह का कोई जिक्र, कोई उल्लेख मिलता नहीं है, लेकिन चूंकि अब आयोग ने माना है तो अब उसको आगे अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको फिर वो लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो रखा था उसका समय तो 13 दिसंबर 1946 है, और आयोग के अनुसार वो बैठक थी 5वीं बैठक, जिसमें जो प्रस्ताव रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव
और उद्देश्य प्रस्ताव के रखने के साथ ही भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसको पास कब किया गया संविधान सभा द्वारा, उसकी डेट आपको ध्यान रखना है। तो वो डेट है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को पास किया। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के उद्देश्य की बात कही गई, उसका नाम ही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। इसमें संविधान के उद्देश्य बताए गए हैं। इसमें जो भी आदर्श उल्लिखित हैं उन्हीं आदर्शों को हमने संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का जो परिवर्तित रूप है वो प्रस्तावना कही जाती है। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन यहां से आया है उद्देश्य प्रस्ताव का, ये 2021 में आया है प्री में। फ्रैंक एंथोनी वाला जो क्वेश्चन आया है वो 2020 में आया है। इसके पहले भी जो है यहाँ से बैठकों से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके निर्वाचन से क्वेश्चन लगातार एमपीपीएससी में आ रहे हैं प्री में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर चल रहा है जिसको आपको अच्छी ढंग से समझना। इसके बाद कमेटीज की बात हम करते हैं। संविधान सभा के निर्माण के लिए कुछ कमेटीज बनाई गई थी संविधान सभा के अंतर्गत। उसमें 22 कमेटी जो है कही जाती है कुल, लेकिन 8 जो है बड़ी समितियां थी। उनमें कुछ समितियों के अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है। टोटल जो 8 समितियां हैं या 22 समितियां हैं, उन सभी के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी है वो है संविधान निर्मात्री समिति या प्रारूप समिति, इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन आया है, हालांकि अब इस तरह के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन आया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। बहुत परंपरागत क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। 7 सदस्य थी। अब आजकल जो है इससे जो क्वेश्चन है वो गठन के पूछने लगे और इससे जो है सदस्य पूछने लगे हैं। इसके टोटल जो 6 सदस्य उनमें कौन थे कौन नहीं थे, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो 6 सदस्यों के नाम आपको याद होना चाहिए। अध्यक्ष तो पता ही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। एन गोपाल स्वामी अयंगर है, कृष्ण स्वामी अय्यर है, टीटी कृष्णाचारी मैंने अभी नाम लिया था, वीटी कृष्णाचारी और टीटी कृष्णाचारी। वीटी कृष्णाचारी ये उपाध्यक्ष थे और टीटी कृष्णाचारी प्रारूप समिति के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सदुल्ला है, एन माधव रॉय है ना, के एम मुंशी है। तो ये जो है 6 सदस्य जो थे उनके नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, एक बार एसआई में क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने देखा निर्मात्री, बस निर्मात्री जैसे ही देखा वैसे जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लगाते हैं, है ना। तो ये आपको समझना है, संविधान निर्मात्री सभा और संविधान निर्मात्री समिति। तो संविधान निर्मात्री सभा का अगर क्वेश्चन आता है, देखो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा, है ना, इस पर गौर आपको करना है, सभा। संविधान निर्मात्री समिति अगर पूछी जाती है तो फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। निर्मात्री दोनों थे, संविधान निर्मात्री सभा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान निर्मात्री समिति तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। विधि निर्माणकारी सभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ये भी एक फैक्ट ध्यान रखना है। विधि निर्माणकारी सभा का मतलब क्या है कि जो संविधान सभा थी इसने 2 रूपों में काम किया, संविधान का निर्माण भी किया और यहाँ के लिए विधि का निर्माण भी किया। लेकिन जब इसकी बैठकें होती थी तो अलग अलग होती थी। संविधान सभा की बैठकें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होती थी। संविधान निर्माण के लिए बैठक अलग होती थी और विधि के निर्माण के लिए बैठक अलग होती थी। जब संविधान का निर्माण करने के लिए बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब विधि का निर्माण करने के लिए बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पहली लोकसभा जब गठित होकर आई थी उसके पहले स्पीकर कहे जाते हैं जीवी मावलंकर। 1952 में लोकसभा गठित हुई थी। 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, है ना। एक बार आया था कि पहले आम चुनाव भारत में कब हुए, तो 1952 में हुए, वो भी अप्रैल 1952 में हुआ। और इसमें जो पहले स्पीकर बने थे वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, तो
विधि निर्माणकारी सभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, संविधान निर्माणकारी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इस तरीके से फैक्चुअल चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ज्यादा डिटेल आपको प्रारूप समिति की करना है, ध्यान रखना है। बाकी जो समितियां हैं उनके केवल अध्यक्ष का नाम आपको याद होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन बने एग्जाम में। बाकी जो समितियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये नीचे हैं, इनके बारे में इनके अध्यक्ष केवल पूछे गए। हाँ, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जिस समिति के अध्यक्ष थे, उसी समिति ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया है, उसी प्रारूप को संविधान सभा ने स्वीकार किया और वही संविधान आज हम पढ़ रहे हैं। उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उसी प्रारूप समिति ने हमारे संविधान का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है, प्रारूप प्रस्तुत किया है। वही संविधान आज हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनको कहते हैं भारतीय संविधान का जनक। ठीक, आगे फिर ये झंडा समिति है, जेवी कृपलानी उसके अध्यक्ष हैं। संघ संविधान, एक बार क्वेश्चन संघ संविधान समिति का पूछा गया है, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ दोनों संघ से रिलेटेड है, तो दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं, ऐसे याद रखो। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, यानी संघ को जो पावर दिए गए हैं उसके लिए जो कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों के लिए संविधान बना है, उसके लिए प्रांतों से संबंधित जो भी है वो सरदार पटेल उसके अध्यक्ष थे। सरदार पटेल मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यक संबंधित समिति के भी अध्यक्ष थे, है ना। तो मौलिक अधिकारों संबंधित समिति के अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया एग्जाम में, है ना। तो तीन समिति जो मेन हो गई, उनके अध्यक्ष सरदार पटेल हो गए। एक तो प्रांतीय संविधान समिति, दूसरा मौलिक अधिकार संबंधी समिति और अल्पसंख्यक संबंधी समिति। इन तीनों के जो अध्यक्ष थे, हालांकि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति एक ही थी, दो मान सकते हैं, तो इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा तदर्थ समिति, तदर्थ यानी एडहॉक होता है। पहले जो है एक टेम्परेरी झंडा तैयार किया, फ्लैग तैयार किया गया था और फिर उसको फाइनल किया गया था। तो दो झंडा समिति है, एक झंडा समिति है, एक झंडा तदर्थ समिति है। तो झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी। तो ये इस तरीके से कमेटीज के बारे में मैंने बताया है। फिर उसमें कुछ साइड में फैक्चुअल चीजें दी गई हैं कि संविधान सभा का जो प्रतीक था वो किसको अपनाया गया था, तो हाथी को अपनाया गया था। संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार जो थे, है ना, जिसने उसको प्रारूप जिसने तैयार करवाया था वो एल.एन. मुखर्जी थे। संविधान के अलंकरण के लिए जिन्होंने काम किया था नंदलाल बोस थे, प्रिंटर थे। तो इस तरीके से जो है ये फैक्चुअल चीजें हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ। जिस दिन बनकर तैयार हुआ उसी डेट को हमने संविधान को अपनाया, यानी अंगीकार किया। अपनाना, स्वीकार करना और अंगीकार करना सभी का मतलब सेम है, इसके लिए अंगीकृत वर्ड लिखा हुआ एडॉप्टेशन। और ये डेट है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी डेट को हमने अपने संविधान को स्वीकार किया, अंगीकार किया या अपनाया, और इसी डेट को अधिनियमित हुआ और आत्मार्पित हुआ। अधिनियमित मतलब इसको अधिनियम के रूप में संविधान सभा ने पास कर दिया, पारित कर दिया, है ना। पहले कोई भी बिल होता है, जब संसद उसको पास कर देती है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अधिनियम, अधिनियमित। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनैक्ट, है ना। तो इस तरीके से अधिनियमित हुआ। अधिनियमित क्यों हुआ? क्योंकि इसको लागू करने के लिए अधिनियमित करना जरूरी है। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कोई बिल लागू हो गया। बिल जब अधिनियम बनता है, यानी विधेयक जो होता है, जब अधिनियम यानी एक्ट बनता है, तभी जो है उसको लागू किया जाता है। तो इसको लागू करने के लिए संविधान सभा ने इसको अधिनियम के रूप में पारित किया। तो अधिनियम के रूप में पारित करने की जो प्रोसीजर है उसको कहते हैं अधिनियमित कर देना, इन एक्ट इंग्लिश में कहा जाता है। आत्मार्पित मतलब होता है आत्मा को समर्पित कर देना, यानी जनता का जो संविधान था, जनता की आत्मा को समर्पित कर दिया, इसको कहते हैं आत्मार्पित, आत्मा को अर्पित कर देना, जनता की आत्मा को समर्पित करना। तो ये डेट जो है वही है 26 नवंबर 1949।
इसलिए 26 नवंबर 1949 को आज हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। 2015 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये जो 26 नवंबर की डेट थी, संविधान सभा ने इसको विधि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, लेकिन मनाते संविधान दिवस के रूप में, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा ने इसको किस रूप में मनाने की घोषणा की थी और किस रूप में मनाया जाता है। तो विधि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, लेकिन हम 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो 2015 में पहली बार मनाया गया, तो अभी जो 2022 में मनाया गया तो किस रूप में मनाया, कौन सा क्रम था उसका, तो आपको काउंट करके बता देना है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि 2022 में संविधान दिवस कौन से क्रम का मनाया गया। तो 2015 में पहली बार मना, इसके बाद आप काउंट करके बता सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो विक्रम संवत दिया हुआ है तो उसका क्वेश्चन भी बन सकता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन विक्रम संवत में कौन सा ईयर है, तो 2006 है। ईसवी सन 1949 है और विक्रम संवत 2006 है। ये भी कभी बन सकता है क्वेश्चन। और उसका जो महीना है, माघ का महीना है। मार्ग शीर्ष उसको कहते हैं, माघ बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में। और शुक्ल यानी शुक्ल पक्ष था, और तिथि थी सप्तमी, और संवत है 2006, है ना। चैत्र के जो महीने होते हैं, अभी चैत्र की नवरात्रि भी चल रही है, आज लास्ट डे है। चैत्र के जो ये जो विक्रम संवत के महीने होते हैं, तो उसमें चैत्र से स्टार्ट होता है। चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भादव है, क्वार है, कार्तिक है, अगहन है, पूस है, माघ है, फाल्गुन है ना। तो माघ का महीना था और शुक्ल पक्ष था। एक्चुअली दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष पहले होता है 15 दिन, इसके बाद 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। दोनों में तिथि वही रहती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, है ना, अष्टमी, नौमी। जैसे अभी आज नौमी है, दशमी है, ग्यारस, एकादशी, द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर लास्ट में आता है अमावस्या। कृष्ण पक्ष में अमावस्या होता है और जो शुक्ल पक्ष होती है पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा मतलब उसको बोलते हैं फुल मून, पूरा चंद्रमा दिखाई देता है इसलिए उसको फुल मून बोला जाता है। अमावस्या को इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून, है ना। तो ये जो है शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, यानी दूसरा जो पक्ष है उसमें चंद्रमा दिखाई देता है, इसलिए उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो तिथि है और जो संवत है विक्रम संवत 2006 है। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ईसवी सन दिया हुआ है, आपको पता नहीं विक्रम संवत, तो आप विक्रम संवत निकालिए, क्या करेंगे 1949 में 57 ऐड कर देंगे। 1949 में 57 अगर ऐड करेंगे तो 2006 आपको मिल जाएगा, ये विक्रम संवत। यानी कोई भी ईसवी सन आपको दिया हुआ है, ईसवी सन से आपको विक्रम संवत निकालना है, तो उसके लिए आपको 57 ऐड कर देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि विक्रम संवत की जो स्टार्टिंग हुई है वो 57 बीसी में मानी जाती है। उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने 57 बीसी में विक्रम संवत स्टार्ट किया था, इसलिए ऐसा हम करते हैं। विक्रम संवत दिया हुआ है, उसको ईसवी सन में कन्वर्ट करना है तो 57 माइनस कर देंगे। ईसवी सन दिया हुआ है, उसको शक संवत में कन्वर्ट करना है तो 78 उसमें माइनस किए जाते हैं ना। ईसवी सन में अगर हम 78 माइनस कर देंगे तो हमें शक संवत प्राप्त हो जाएगा। तो इसी का शक संवत आपको पूछ सकता है तो -78 करके निकाल सकते हैं। 78 क्यों? क्योंकि शक संवत की जो शुरुआत है वो कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उसने 78 एडी में इसको स्टार्ट किया था, इसलिए हम 78 उसमें माइनस करते हैं और 57 प्लस किया जाता है, क्योंकि 57 बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, और वो 78 एडी है, आफ्टर डेथ, ईसा के डेथ के बाद की घटनाएं हैं, और बीसी जो है ईसा के जन्म की पहली घटना। ये हिस्ट्री के टॉपिक है, मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता यहाँ पे, चूंकि टाइम कम है, फिर भी काफी डिटेल बता रहा हूँ मैं, आगे थोड़ा सा स्पीड में हमें लेना पड़ेगी चीजें। हाँ, तो ये हो गया 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया, बनकर तैयार भी हो गया, और इसी समय जो है इसके कुछ अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया। 15 अनुच्छेद जो है इसमें लागू कर दिए गए, है ना। हम ऐसा कहते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सही है, लेकिन आंशिक रूप से
हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 आपको लगाना पड़ेगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। 15 अनुच्छेद इसमें लागू कर दिए गए थे। 15 अनुच्छेद में से नागरिकता संबंधी प्रावधान है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान है, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान है ना। इस तरह कुछ प्रावधान इसी समय लागू कर दिए गए थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कुछ आंशिक रूप से यहाँ पर लागू हुआ और पूर्णतः जो है इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, इसके पीछे भी एक कहानी है, हिस्ट्री में एक घटना है, जिसको हमें ध्यान रखना होता है। एक्चुअली क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 की एक घटना है, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा फहराया था, 26 जनवरी 1930। तो इस घटना को, इस ऐतिहासिक घटना को हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी 1930। तो ये जो क्षण था, ऐतिहासिक क्षण था, इसको आगे यादगार बनाए रखने के लिए, चिर स्मरणीय बनाए रखने के लिए हमने भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। यहाँ पर डेट 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट के साथ सन चलता है। 1949 जो सन था, जब 26 जनवरी डेट होगी तो 1950 तो हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पर 26 जनवरी 1930 की घटना है। 26 जनवरी 1930 की घटना है, तो उस घटना को यादगार बनाए रखने के लिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ये एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। हाँ, फिर इसके बाद आता है समय कितना लगा। तो फैक्चुअल चीज है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कितना खर्च आया, तो 64 लाख का खर्च उस समय आ गया। समय भी बहुत लगा, लगभग 3 वर्ष का समय लग गया, इसलिए खर्च भी उस समय काफी हो गए। 64 लाख काफी हो जाता है उस समय के हिसाब से, है ना। इसके बाद अंतिम बैठक, मैंने पहले बताया कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। इसी डेट को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, है ना। और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने देश का पहला राष्ट्रपति चुन लिया। इसी बैठक में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता को अनुमोदन किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो ये इसी बैठक में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो मैंने बताई हैं। इसमें हालांकि चीज लिखी नहीं है, इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया देश का। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया, स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। राष्ट्रमंडल की सदस्यता का अनुमोदन भी भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्यता का अनुमोदन भी संविधान सभा ने इसी बैठक में किया था। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद इसमें संविधान सभा की भूमिका के बारे में आता है। संविधान सभा की भूमिका क्या रही, तो मेन भूमिका तो संविधान के निर्माणकर्ता के रूप में रही, और दूसरी भूमिका विधि के निर्माणकर्ता के रूप में रही, है ना। 2 भूमिकाएं यहाँ पर उसने निभाई है संविधान सभा ने, लेकिन मेन भूमिका संविधान के निर्माण की रही है। विधि के निर्माण की भूमिका भी इसने निभाई, क्योंकि उस समय इस तरह कोई निकाय नहीं था यहाँ पर, है ना। इसलिए जो है इसको विधि का निर्माण भी करना पड़ा, और इसी को कहते हैं अंतरिम संसद के रूप में इसने भारत में काम किया। एक बार काफी पहले क्वेश्चन आया है कि भारत में किसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया, तो वो थी संविधान सभा। और ये कब तक काम किया, जब तक संसद अस्तित्व में नहीं आई। 13 मई 1952 को जो संसद गठित हुई थी, उसकी पहली बैठक हुई थी। तो 13 मई के ठीक पहले तक जो है संविधान सभा ने विधि के निर्माता के रूप में काम किया। इसलिए हम कहते हैं कि इसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया, और इसी को कहते हैं संविधान सभा स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद मानी जाती है। ऐसा मेंस में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद क्यों माना जाता है, तो उसमें हम ये लॉजिक देंगे, ठीक है। इसको विधि के निर्माता के रूप में कैसे स्थापित किया गया, कहां से इसको अधिकार मिला, इसको संप्रभु निकाय कैसे बनाया गया, तो ये बनाया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें वो चीज नहीं लिखी हुई है, उसको सुन लें आप लोग। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा इसको ये अधिकार दे दिया गया था कि जो संविधान सभा है वो ब्रिटिश संसद द्वारा जो भारत के लिए कानून बनाए गए हैं उनमें परिवर्तन कर सकती है और उनको समाप्त भी कर सकती है, उनमें संशोधन कर सकती है, उनको समाप्त भी कर सकती है, यहाँ के लिए कानून बना सकती है। तो इसलिए संप्रभु निकाय के रूप में इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया, तो वह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा हो जाता है। हाँ, इसमें मैंने अभी बताया था कि संविधान के निर्माता के रूप में इसने काम किया, विधि निर्माता के रूप में काम किया, इसकी अलग अलग बैठकें होती थी। जब संविधान निर्माता के रूप में बैठक होती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब विधि के निर्माता के रूप में बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, मैंने अभी बताया हुआ है। फिर उसमें कितनी कितनी बैठकें हुई, संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुई, प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुई। कभी फैक्चुअल चीज पूछ लेते हैं तो याद रखना है आप लोगों को। फिर इसमें 2 फैक्ट और लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार कि भारतीय संविधान को किसने पवित्र दस्तावेज कहा, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, जो भी चर्चाएं हो रही हैं, वो आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आपके एग्जाम में आई हुई होंगी निश्चित रूप से। तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि किसने जो है भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। ये फैक्चुअल चीजें आपको पूछ सकता है। वकीलों का स्वर्ग कहने के पीछे वजह यह है कि संविधान सभा में ज्यादातर वकील थे और उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो वकीलों की भाषा थी, काफी जटिल भाषा थी जो वकीलों के लिए सुविधाजनक थी। इसलिए कह दिया गया वकीलों के लिए स्वर्ग है और बाकी के लिए नरक, क्योंकि बाकी के समझ में नहीं इतनी आती है। अगर आप एक्चुअल संविधान पढ़ें, बियर एक्ट आता है भारत का संविधान, उसमें एक तरफ इंग्लिश में रहता है और दूसरी तरफ हिंदी में मैटर रहता है, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ रहती है, हिंदी की लैंग्वेज है ना, आम लोगों के समझ से परे होती है। ठीक है, तो वकीलों की चूंकि वकील ज्यादा थे उसमें, तो उन्होंने वैसी लैंग्वेज यूज की जो उनके लिए अच्छी थी, उनकी समझ में आने वाली थी, लेकिन आम जनता की समझ से परे थी, इसलिए उसको कह दिया गया वकीलों का स्वर्ग। तो ये है इस तरीके से, यहां तक टॉपिक पूरा हो जाता है आप लोगों का। एक छोटा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। मैंने अभी कल से आज तक 2 टॉपिक करा दिए हैं आप लोगों को। एक तो भारत का संविधान विकास, जिसमें मैंने 2 अधिनियम बताए हैं। इसके पहले जो अधिनियम वो नहीं बताए क्योंकि अब टाइम की चूंकि कमी है और सिलेबस में जो चीज दी गई उसी को हम बता रहे हैं यहाँ पर। 1919 का अधिनियम मैंने बताया था, 1935 का अधिनियम बताया, और आज मैंने कंप्लीट करा दिया भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय संविधान के स्रोत। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्चुअल पूछा जाता है कि क्या चीज हमने कहां से ली है, कौन सा प्रावधान हमने कहां से लिया है, ये सीधा क्वेश्चन आता है। इसमें बहुत ज्यादा कोई घुमाने फिराने की बात नहीं है, और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्री मेंस दोनों में आते हैं, 3 नंबर में मेंस में आते हैं। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का अधिनियम है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। भारतीय संविधान के 70% जो पोर्शन है, प्रावधान है, वो इसी अधिनियम से, 35 के अधिनियम से हमने लिए हुए हैं, सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। सेकंड नंबर पर आता है ब्रिटिश संविधान और थर्ड पर आता है यूएसए का संविधान। अगर आपको पूछा है कि किस देश के संविधान से ज्यादा प्रावधान लिए हैं, तो ब्रिटिश संविधान आएगा। ओवरऑल सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो 35 का अधिनियम है ना। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या, कहां से हमने क्या प्रोविजन लिए हुए हैं। एक्चुअली भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो 60 कंट्रीज, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। जिन देशों में जो प्रावधान भारतीय अनुकूल थे, भारतीय व्यवस्था के अनुकूल थे, उन देशों के प्रावधानों को हमने वहां से लेकर के भारतीय संविधान में सम्मिलित कर दिया। तो ये है स्रोत, सोर्स। इसके बाद 1935 के अधिनियम से हमने क्या क्या लिए हैं, तो आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग का प्रावधान हमने लिया है, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन, संघीय शासन, राज्यपाल का कार्यकाल, आपातोपबंध। देखिए इसमें एक चीज समझनी है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो 2-2 जगह से हमने लिए हुए हैं, जैसे केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो ये हमने कनाडा के संविधान से भी लिया हुआ है और 35 के अधिनियम से भी लिया हुआ है। 35 के अधिनियम से क्या लिया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया, ये आपको समझना है। 35 के अधिनियम से हमने तीनों सूचियां ली,
7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें उतना मेंशन नहीं है डिटेल में, मैं आपको डिटेल बता रहा हूं क्या है। तो 3 सूचियों का जो प्रावधान है वो हमने 35 के अधिनियम से लिया हुआ है, और अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान जिसका उल्लेख आर्टिकल 248 में किया गया है, वो प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अवशिष्ट या अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र को दी गई हैं, जिन पर संसद विधि बना सकती है, ये जो है केवल एक प्रोविजन हमने कनाडा के संविधान से लिया है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से रिलेटेड। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है उसमें 4 चीजें आती हैं। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हो गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया। तो इन चारों को हम जो है केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन में पढ़ते हैं। तो इसमें मेजर जो चीजें हैं हमने 35 के अधिनियम से ले ली तीनों सूचियों में, और एक चीज हमने लिखी कनाडा के संविधान से। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन मुख्यतः कहां से लिया गया, उसमें कनाडा का संविधान भी लिया हुआ है, लिखा हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1935 भी लिखा हुआ है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको 35 का नियम लगाना है। क्वेश्चन ये है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन मुख्य रूप से कहां से लिया गया, तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935 से, क्योंकि 3 चीजें मेजर चीजें यहीं से हैं। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 में भी थी, लेकिन केवल उसमें एक लोक सेवा आयोग की बात कही गई है। आज जो लोक सेवा आयोग की व्यवस्था है ये 35 के अधिनियम की है, क्योंकि 35 के अधिनियम में हमने पढ़ा है कि 3 प्रकार के जो आयोग थे उनका प्रावधान उसमें किया गया। संघ के लिए संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त प्रांतीय लोक सेवा आयोग। आज इन्हीं को हम दूसरे नाम से जानते हैं, लेकिन है वही, नाम चेंज हो गया है। संघीय लोक सेवा की जगह हो गया संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा की जगह हो गया राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त प्रांतीय लोक सेवा की जगह हो गया संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो इस तरीके से ये लोक सेवा की जो व्यवस्था है ये हमने 35 के अधिनियम से दी है, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है, जिसका डिटेल हम आगे करने वाले हैं। संघीय शासन ये 2 जगह से हमने लिया, कनाडा के संविधान से और 35 के अधिनियम से। 35 के अधिनियम में इसका प्रावधान था, लेकिन लागू बाद में हुआ है। मेजर प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए हुए हैं, है ना। राज्यपाल का कार्यकाल भी 2 जगह से है, राज्यपाल के समय प्रावधान भी 2 जगह से है। यहाँ पर राज्यपाल का कार्यकाल है, और कनाडा के संविधान से हमने लिया है राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, अगर टफ क्वेश्चन पूछेगा तो फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, है ना। राज्यपाल का कार्यकाल तो 35 के अधिनियम से है, राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति ये कनाडा के संविधान से ली गई। आपात उपबंध 35 के अधिनियम से है, और आपात उपबंध जो है ये जर्मनी के संविधान से भी है। देखिए यहाँ पर ये है आपात उपबंध। इसमें क्या है, आपात जो राष्ट्रीय आपात लागू होता है उसमें मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। ये पर्टिकुलर चीज जर्मनी के संविधान से है। बाकी चीजें हमने 35 के अधिनियम से ली हुई हैं। एक चीज हमने जर्मनी के संविधान से ली है, वो है जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है, और ये आर्टिकल 358, 359 के तहत होता है। 2021 का निलंबन कभी भी नहीं होता, इसका डिटेल हम आगे करने वाले हैं। तो ये है 1935 के अधिनियम से ली गई व्यवस्थाएं या प्रावधान। ब्रिटिश संविधान से हमने राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियां ली हैं। देखिए राष्ट्रपति का नाम हमने लिया है अमेरिका से, लेकिन शक्तियां वहां से नहीं ली हैं। शक्तियां हमने ली है ब्रिटेन से। उसका कारण है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, और अध्यक्षात्मक प्रणाली अमेरिका में है, वो उसको हमने नहीं लिया हुआ है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं वो नाम मात्र की होती हैं, औपचारिक होती हैं, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां होती हैं। तो चूंकि हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया हुआ है, और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की प्रणाली है, और इस प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। तो ब्रिटेन में जो सम्राट होता है वो केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है,
वही चीज हमारे यहाँ राष्ट्रपति के लिए भी है। तो इसलिए हमने राष्ट्रपति की जो औपचारिक शक्तियां हैं, ना कि वास्तविक, वो हमने ब्रिटेन से ली है, क्योंकि अमेरिका से अगर लेते तो वास्तविक प्रमुख हो जाता। वास्तविक प्रमुख यहाँ पर होता नहीं है, और इसका कारण है ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को भारत में अपनाना। ठीक है, तो और इसका डिटेल हम आगे करेंगे। एकल नागरिकता है, एकल संविधान है, संसदीय प्रणाली मैंने अभी बताया है, संसदीय विशेषाधिकार, प्रधानमंत्री का पद, लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व, ये संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ही है ये पॉइंट। और ये भी पॉइंट जो ऊपर जो लिखा हुआ राष्ट्रपति को औपचारिक सकते हैं, ये संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत ही चीजें आती हैं, इसलिए वहीं से हमने ली है। लोकतंत्र की व्यवस्था, विधि का शासन, विधि के शासन को हमने विधि के समक्ष समानता के रूप में अपनाया हुआ है, इसका आर्टिकल 14 है। तो यहां तक आज कंप्लीट हो जाता है। आगे हम अमेरिकी संविधान से क्या क्या दिया हुआ है, उसके क्या क्या सोर्स हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, गुड लक।